नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में 4 बड़ी खबरों के बारे में जो आज जिस पर सभी की नजर रहेगी। और सबसे पहली खबर जो है आज हमें वो सुबह मिली कि लखनऊ के लेवाना होटल में भीषण आग लग गई और रेस्क्यू के लिए उस होटल की जो है कमरे की खिड़कियां तोड़ी गई और उसके द्वारा जो है उस खिड़कियों को तोड़ी गई खिड़कियों के माध्यम से कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। हालांकि 2 लोगों के मरने की खबर जो है इस घटना के बाद लोगों के सामने आई और लगातार कह सकते हैं कि इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथी सहयोगी भी अभी कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज इलाके में एक होटल में जो है आज सुबह भीषण आग लग गई। आग होटल लिवाना में लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। धुएं के बीच कई लोग कमरे में भी फंसे हुए हैं। ये खबर निकलकर अभी सामने आ रही है कि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। दम घुटने से कई लोग बेहोश हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। इस गंभीर घटना में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जो है आज सुबह करीब 7:30 बजे हजरतगंज के सुल्तानगंज में ये होटल बना हुआ है जिसका नाम लिवाना होटल है। इसमें सुबह भीषण आग लग गई। आग में झुलसे लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक होटल के अंदर से 20 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। संख्या ज्यादा भी हो सकती है। कुछ लोगों को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धुएं में दम घुटने से कई लोग बेहोश हो गए। आज जो है वो इतनी भयंकर थी कि उससे जो धुआं निकला और वहां पर दम घुटने से जो है कई लोग के बेहोश होने की भी खबर जो है हमें लगातार मिल रही है। और बताया जा रहा है कि दमकल कर्मी भी जो है इसमें बेहोश हो गए। कुछ जो दमकल कर्मी थे, जो एनडीआरएफ की टीमों के जो कर्मचारी थे, जो लगातार जवान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उनके भी बेहोशी की खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें कि अब तक करीब जो है 20 लोगों को अस्पताल भर्ती भी कराया गया है। जो 2 लोगों का जिसमें 2 लोगों की दम घुटने से मौत की खबर भी सामने आ रही है। मौके पर 15 गाड़ियां भी पहुंची हैं। तीसरी मंजिल की आग पर काबू पाने की सूचना भी हमें लगातार मिल रही है। मौके पर करीब 6 एम्बुलेंस पहुंच गई थी जिसके माध्यम से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रास्ते को बंद कर दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए जो है बुलडोजर से दीवार को भी तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जो होटल है उसके पीछे की साइड में जो दीवार है होटल की, बुलडोजर के माध्यम से उसमें जो है सुराख करके बड़ा सा छेद करके उसको तोड़कर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जिलाधिकारी हैं लखनऊ के सूर्यपाल गंगवार, उन्होंने बताया है कि होटल में कुल 30 कमरे हैं और इनमें से 18 कमरे में जो थे लोग थे वो रिजर्व्ड कमरे थे। 18 कमरों में लोग बने हुए थे। 30 से 35 लोग कमरों में मौजूद थे। पहली मंजिल पर जो है बैंक्वेट हॉल है, यहाँ कई लोग थे। कई लोग सुबह होटल से निकल गए थे। वहीं लखनऊ के हजरतगंज के होटल लिवाना में आग लगने की घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। यह भी बड़ी खबर है कि इस घटना का संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने संज्ञान लिया है और घटनास्थल का जायजा भी उन्होंने किया। उन्होंने जिला अधिकारियों को झुलसे लोगों को समुचित इलाज सुनिश्चित करने के साथ ही मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दे दिया है। डिप्टी सीएम है जो वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा किया। और इसी मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी सहयोगी हैं तुषार, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अपडेट है अभी इस खबर पे। बिल्कुल शोभित, जिस तरह से आप बता रहे थे कि लगातार वहां पे जो आग बनी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों को खिड़की तोड़ के बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर पहुंचे और लगातार लोगों का जायजा ले रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीषण आग के चलते लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तो इस मौके पर अस्पताल के इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर जो मरीज हैं उनको मुफ्त इलाज देने के निर्देश भी दिए हैं। और बड़ी खबर ये है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई। लखनऊ में कई घटनाएं निकलकर सामने आई, वहां पर भी अभी पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर आग लगी थी। और इसके बाद में कह सकते हैं कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी जब गर्मी का मौसम जो चरम पर था उसमें भी कई घटनाएं आग की सामने आई। तो लखनऊ में हम जाते हैं कि लखनऊ में अभी अलीगढ़ में भी आग लगी थी, आगरा में भी आग लगी। और इसके बाद अब ये जो बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है कि लखनऊ के हजरतगंज में जो लिवाना होटल है इसमें आग लग गई है और इसमें 2 लोगों की मौत हो
गई है। तो इसमें लगातार ये चूक कहाँ से हो रही है, क्या गड़बड़ है, क्या क्योंकि लगातार प्रशासन के द्वारा भी कहा जाता है कि समय समय पर हम इन जगहों पर जाते हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, वहां पर जाके हम एनओसी चेक करते हैं और लगातार सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लेते हैं, फिर ये चूक कहाँ हो जाती है? कहीं ना कहीं देखिए शोभित जी, ऐसी बात है कि अभी तो फिलहाल जो आग लगने का कारण है वो अज्ञात बताया जा रहा है। और चूक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके जिम्मेदार हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से मतलब लगातार जो आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं वो भी, उसमें लोगों की भी मौत हो जाती है। और तमाम बातें इस तरह का जो मामले हैं, इसमें जो आग लगने का जो कारण है वो फिलहाल अज्ञात है। आपको बता दें कि मतलब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया है और बीच बचाव का कार्य के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया है। और साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है जो आग में झुलसे हैं, उनके लिए भी दुख व्यक्त किया है। यहाँ पर इस समय बात कर सकते हैं, मौके पर सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई टीमें हैं, उन टीमों में कौन कौन सी टीमें काम कर रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के? देखिए लगातार वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और एनडीआरएफ की टीम लगातार इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। बीच बचाव का कार्य लगातार वहाँ पे जारी है। तो ये हमारे साथी सहयोगी थे तुषार, इन्होंने अपडेट दी, खबर के बारे में विस्तार से बताया और इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर जो है इस घटना पर खेद जता दिया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ कि संकट के बीच सीएम सोरेन जो है आज दिखाएंगे ताकत, विधायक रायपुर से पहुंचेंगे रांची। ये बड़ी खबर है, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे आज पूरे दिन। आपको चलते हैं विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं कि झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी पर मंडराते संकट के बीच आज राज्यसभा विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे। हालांकि उनकी तकदीर का फैसला राज्यपाल रमेश बैस को करना है और उन्होंने सोरेन को अयोग्य करार देने के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिश पर कोई भी फैसला नहीं किया है। महागठबंधन सरकार के समर्थक 29 विधायकों को रविवार को 6 दिन बाद रायपुर से रांची लाया गया था। सोमवार यानी कि आज झारखंड विधानसभा में सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत साबित करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन इससे उनकी कुर्सी पर मंडराता संकट या विधायकी से अयोग्य करार दिए जाने की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता है। यह भी एक बड़ी बात है कि जो उनकी कुर्सी पर लगातार संकट मंडरा रहा है वो विश्वास मत के बाद भी दूर नहीं हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं इसी खबर पर। रायपुर से रांची पहुंचे विधायकों को सर्किट हाउस में रखा जाएगा। जो विधायकों को रायपुर ले जाया गया था, वहां पर एक रिजॉर्ट में रखा गया था, वहां से कुछ विधायक जो हैं आज वापस रांची पहुंचेंगे और उनको जो सर्किट हाउस है झारखंड का वहां पर रखा जाएगा। उनको एक तरह से कह सकते हैं बाड़े बंदी में ही वो रहेंगे, किले बंदी में रहेंगे। सीएम सोरेन ने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की है। विश्वास मत साबित करने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र का एक दिन विस्तार भी किया गया है। राज्य में जारी सियासी संकट के चलते जो है सर्किट हाउस व विधानसभा के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। सोरेन को 48 विधायकों का समर्थन भी मिल गया है। उनको जो 48 विधायक थे उनका उन्हें समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने जो है उनको रायपुर शिफ्ट किया था। वो समर्थन भी उन्हीं विधायकों का भी उनके ऊपर बरकरार है। सीएम सोरेन को जो है बहुमत की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 15 और राजद, भाकपा, माले तथा एनसीपी के एक विधायक का समर्थन हासिल है। इस तरह सोरेन के पास 48 विधायकों का भरपूर समर्थन हासिल है। इस तरह सत्ता पक्ष को बहुमत को लेकर जो है किसी तरह की कोई भी कमी फिलहाल नहीं बनती हुई दिख रही है। दरअसल भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी कि सीएम सोरेन व उनके परिवार ने एक खदान की लीज हासिल करने के लिए पद का दुरुपयोग किया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया जाए। इस शिकायत को जांच के लिए राज्यपाल चुनाव आयोग को जो है उसके पास भेजा था। चुनाव आयोग ने इस पर सीएम सोरेन को नोटिस जारी कर उनका और शिकायतकर्ता भाजपा का पक्ष सुनने के बाद अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी थी। ये बड़ी खबर है दूसरी, और इसी खबर पर हम चलते हैं सीधे, हमारे नेशनल एडिटर है मयूर जानी जी, उनका रुख जानते हैं क्योंकि आज का दिन भी काफी अहम है झारखंड के हिसाब से, क्योंकि लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसमें जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन कर विश्वास मत हासिल किया था और उसी तरह की अटकलें जो लग रही थी आज वो फलीभूत होती हुई दिख रही है कि झारखंड में भी जो है हेमंत सोरेन आज विश्वास मत हासिल करेंगे। क्या कहेंगे? झारखंड जो है एक ऐसा राज्य है, आप हम सब जानते हैं कि बिहार का हिस्सा हुआ करता था और शिबू सोरेन ने बहुत उस
प्रदेश को अलग करने की जो उनकी लड़ाई उनकी पार्टी की तरफ से रही, इसीलिए इनका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो मुक्ति मोर्चे के जरिए वो झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में कामयाब तो हो गए, सबसे पहले मुख्यमंत्री भी वही थे। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से बपौती वाला मामला इनके लिए है। ये तो हमारे पिताजी ने किया है, ठीक है। अब हमारे पिताजी ने किया है तो भाई ये अब हमारे पिताजी नहीं, तो अब उसकी जगह हम हैं, तो हम चलाएंगे इसको। देखिए, भ्रष्टाचार में तो शिबू सोरेन पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे, ठीक है। तो ये मानना कि बहुत स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, ये तो ये समझ लीजिए फिर ऐसी बात हो गई कि दिन को रात कहना और रात को दिन कह देना। तो ये तो सब जानते हैं कि ये संभव नहीं है कि वो एकदम साफ सुथरे हों। अब यहाँ मामला चल जो रहा है वो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले इस जो कौभांड है पूरा, इसको लेकर जो है इस सरकार को गिराने में बिल्कुल लगी हुई है। और हेमंत सोरेन के लिए ये जी जान बचाने वाला मामला है। उनको पता है कि अगर गद्दी गई तो वो फिर सीधा वहां से जेल जाने वाले और कहीं जाने वाले है नहीं, ठीक है। और इस बार अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ढीला छोड़ दिया जाएगा या सांस लेने की भी कोई गुंजाइश रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ये दबा दिया जाएगा। उनको पता है कि वो फिर बाहर शायद निकल ना पाए। तो इस स्थिति में उनका अपने आप में भरोसा रखना, अपने जितने भी विधायक हैं 48 कुछ आप कह रहे हैं, वो सबको एकजुट रखना और किसी भी सूरत में सरकार को बचाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। क्योंकि जैसे मैं अभी बोल चुका हूं कि अगर नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे सीधा जेल। तो वो एक कश्मकश में है, वो उनकी जद्दोजहद भी है, वो चल रहे हैं इस चीज़ को साथ में लेके। और इसीलिए जो है वो अभी सबको लेके उन्होंने जो एकजुट रखने की कोशिश की। अब विश्वास मत भी होगा, उस पर भी परीक्षण होगा। और इनको अभी लग रहा है कि ये जो है सभी उनके साथ है, इसलिए वो अपनी सरकार बचा पाएंगे। लेकिन ये जब तक विश्वास मत साबित न हो जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जीत न जाए, तब तक वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कुछ भी कहना इस मामले में बहुत आगे मतलब जल्दबाजी हो जाएगी। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब ये पारित होता है तो रिजल्ट इस प्रस्ताव का हमारे सबके सामने क्या आता है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, आज उसका जो परिदृश्य है वो सभी के सामने आ जाएगा। दोपहर के बाद भी घटना साफ हो जाएगी कि विश्वास मत हासिल होता है या नहीं। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि विश्वास मत जो है वो हासिल हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर कि क्योंकि सुबह जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ये कहकर एक ट्वीट किया था और आरोप भी लगाया, मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम तो मांग ही नहीं रहे कि विश्वास मत हमें दीजिए ना दीजिए, आप क्यों जबरदस्ती ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। तो ये जो चलन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी अभी आपने देखा भाजपा ने नहीं मांग की और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत दिखाया। अब ये झारखंड में भी होता हुआ दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बयान पे भी शुरू हो गया। झारखंड के कुछ नेताओं के द्वारा भी जो है प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? बस एक ही कारण है इसका कि इन सबको ये डर है कि ये ऑपरेशन लोटस नाम की जो एक चीज़ है, जो देश और दुनिया में भी अब तो ख्याति प्राप्त कर चुकी है कि किसी प्रादेशिक सरकार को अगर गिराना हो तो भारतीय जनता पार्टी एक ऑपरेशन करती है जिसका नाम है ऑपरेशन लोटस। और उसके ज़रिए फिर उनके जो विधायक हैं उनको, पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की और उनकी तरफ मोड़ने की और उनके साथ जुड़ने की एक कोशिश होती है। बहुत बार ये सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता का जो रेशियो है वो ऊंचा है। तो इसीलिए ये डर लगा रहता है कि भाई हमको ये साबित करना होगा कि आज भी हमारे साथ हमारे विधायक हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ 10 विधायक जो संपर्क से हो ही नहीं पा रहा था, तो संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो ये इनके लिए चिंता की बात थी। तो इसलिए जो है उन्होंने एक बार फिर से विश्वास मत जो है, हालांकि वो 63 है, लेकिन फिर भी वो लिया उन्होंने कि ये इस सबके सामने ये घोषित हो, ये साबित हो कि हमारे विधायक हमारे साथ ही हैं। तो हेमंत सोरेन का भी ये कदम है वो इसीलिए है, वो उठाया कि भाई सब हमारे साथ है। वो ऑपरेशन लोटस यहाँ काम नहीं कर रहा है, ये प्रस्थापित करने की जो कोशिश होती है, इसी कारण ये अभी ये चलन शुरू हुआ है जो आप कह रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि बस ये कोशिश हो, ये साबित हो जाए कि नहीं भाई हम सब एक हैं और हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है ये करने का।
देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई। जिस हिसाब से जो झारखंड के विधायक थे उन्हें रायपुर शिफ्ट किया गया और इसके बाद आज उन्हें वापस जो है सर्किट हाउस रखा गया। उन्हें घर जाने की अनुमति भी नहीं दी गई कि जब तक विश्वास मत हासिल नहीं हो जाता है आप घर नहीं जाएंगे, आप सर्किट हाउस में रहेंगे। जो सुविधाएं हैं वो आपको यहीं पर ही मुहैया कराई जाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें, जब असम में जो चुनाव हुए थे तो वहाँ के भी कुछ विधायकों को जो है कांग्रेसी विधायक थे उनको उठाकर जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था। फेयरमाउंट होटल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था और यही परिवेश जो है झारखंड में भी देखने को मिला कि वहाँ पर भी बाड़ेबंदी की गई, विधायकों की किलेबंदी की गई। उन्हें किले के अंदर एक हिसाब से अपहरण ही कह सकते हैं। अलग अलग नाम है और अलग अलग नामों का प्रयोग करते हैं राजनीतिक दल। तो हम तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे, किलेबंदी कहेंगे, बाड़ेबंदी भी कहेंगे। और उसके अनुसार जो है इनको रखा गया है सर्किट हाउस में। आपको अभी भी लगता है कि जिस तरीके से इनको सर्किट हाउस में रखा गया है तो कहीं ना कहीं अभी भी झारखंड के जो सीएम है उनको डर है कि इनकी खरीद फरोख्त हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, खरीद फरोख्त भी हो सकती है। देखिए, हर एमएलए जो है वो पैसे के लिए नहीं जाता, ये भी समझना होगा। हर एक एमएलए सिर्फ पैसे के लिए, पैसा एक कारण हो सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एमएलए या विधायक या एमपी कोई भी हो, अगर एमपी भी कोई होता है या कोई विधायक भी होता है तो उनके लिए पैसे के अलावा भी कारण होता है। हो सकता है उनको अपनी पार्टी में उतना मान सम्मान न मिल रहा हो सकता है उनकी मत क्षेत्र के कार्य जो है वो हो न रहे हो, ठीक है, हो सकता है उनको इग्नोर किया जाता हो, अपमानित किया जाता हो या छोटा दिखाया जाता हो, ये भी हो सकता है। पैसा तो होता ही है लेकिन साथ में ये भी होता है। तो अब खरीद फरोख्त को कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, सब जानते हैं। और ये जो पकड़ के रखा है सबको बिठा के, उसको आप कहते हैं गोलबंदी कर दी या वाड़ाबंदी कर दी, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डर तो बिल्कुल है उनको कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना ऑपरेशन लोटस जो है वो आगे बढ़ा सकती है, सफल हो सकता है। और पता नहीं कितने विधायक हैं जो अगर इनको पकड़ के नहीं रखा सर्किट हाउस में तो कितने विधायक हैं जो उनको छोड़ के जा सकते हैं। ये डर है और डर के कारण उन्होंने सबको एक साथ रखा हुआ है। और विश्वास मत अगर उन्होंने जीत भी लिया उसके बाद भी सवाल ये बनता है शोभित भाई कि क्या वो इस घोटाले के आरोप से जांच से बच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि आरोप से बच पाएंगे या नहीं। इसी मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे कि खरीद फरोख्त अपनी जगह हो सकता है। कहीं विपक्ष के खेमे की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि पैसे की तो कोई लेन देन की बात ही नहीं है, भ्रष्टाचार के मामलों की बात है। अगर आप, भाजपा का कहना यह था, विपक्षी खेमे की तरफ से आरोप लगाया गया कि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, नहीं आप आते हैं तो भ्रष्टाचार की फाइलें खुल जाएंगी, ईडी आपके घर पर दस्तक देगी, सीबीआई छापे मारेगी। तो कहीं ना कहीं यह भी वजह हो सकती है कि सीबीआई और ईडी का खेल ना शुरू हो, इसलिए विधायकों के मन में डर है। ये बिल्कुल है, ये तो सबसे बड़ा कारण है ही है, क्योंकि हर जगह ये देखा जा रहा है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूं और मैं कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि इसलिए सत्य है, सब जानते भी हैं इस चीज़ को। राजनीति में एक शायद ही कोई ऐसा मिलेगा, बहुत नामुमकिन सी बात है कि जिसके हाथ जो है वो किसी न किसी करप्शन से मैले ना हुए हो, वो संभव नहीं है राजनीति में। तो हर एक की कोई ना कोई तो एक ऐसी कड़ी होती है जो वीक होती है, वीक लिंक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो होती है। और जब सत्ता में आप केंद्र में बैठे हैं तो आपके लिए वो वीक लिंक ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है और उसके कोई प्रूफ आपकी एजेंसीज को हाथ में लगते हैं तो उस प्रूफ का फिर आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो फिर उस सत्ता में बैठी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वो जो वीक लिंक उनके हाथ में आ जाती है उसका वो उपयोग करते हैं उस विपक्षी एमएलए, एमपी या मुख्यमंत्री या कोई भी जो बड़ा होता है उसको अपनी ओर लाने में, उसको दबाने में। और वरना फिर वो कहते हैं कि ये सब खुल जाएगा। ये हकीकत है, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, बहुत सारे राजनेताओं से बात होती है, सबका ये कहना है कि ये एक डर बना रहता है, तो उसी का उपयोग ये किया जाता है। और ये डर उनको जो लगता है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये होता है, ये होता आ रहा है, तो ये है बिल्कुल। हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ कि चुनावी रणनीति बनाने में आज गुजरात पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में भी होंगे शामिल। तीसरी बड़ी खबर है और वो खबर है गुजरात से। गुजरात में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अपनी
पार्टी को धार देने के लिए वो जनसंवाद भी करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वो एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, जो बड़े स्तर के नेता हैं, जो जो कार्यकर्ता हैं, वो भी जो है इसमें शामिल रहेंगे। राहुल गांधी उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद जो है गुजरात में चुनाव होने हैं। कुछ दिनों बाद का मतलब साल के अंत में चुनाव होने हैं गुजरात में। और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी अरविंद केजरीवाल जो मुखिया हैं दिल्ली के सीएम, उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया और लगातार रैली की और लोगों के बीच वो पहुंचे और अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनके जो वादे थे उनको पहुंचाने के लिए लगातार जनसंवाद किया। इसके बाद जो है अब ये कांग्रेस के जो मुखिया कह सकते हैं, जिनके हाथ में भी कह सकते हैं बागडोर भी है कांग्रेस के, राहुल गांधी, वो भी अब गुजरात दौरे पर आज हैं। और कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पार्टी की धार को और मजबूत करेंगे और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। इसी खबर पर विस्तार से बढ़ेंगे। जिगर पांड्या जी हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी इस मुद्दे पर अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले इस खबर पे थोड़ा विस्तार से भी बात कर लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान जो है वे कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। राहुल बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को भी संबोधित करते हुए दिखेंगे और गुजरात के साबरमती आश्रम में एक प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि गांधी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में कांग्रेस के बूथ योद्धाओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वह बाद में साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां वह एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद भी लेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में जो है गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने के लंबे अभियान की तैयारी की है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इस दौरान जो है प्रचार करते हुए गुजरात में देखे जाएंगे। आपको ले चलते हैं, इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आखिरी बार जो है 10 मई को गुजरात का दौरा किया था। तब उन्होंने दाहोद शहर में आदिवासियों को संबोधित किया था। पार्टी नेताओं ने कहा था कि इस बार वह आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद भी करेंगे और इस तरह पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करते हुए दिखेंगे। गांधी की गुजरात यात्रा 7 सितंबर को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा करने से 2 दिन पहले हो रही है। यह भी एक बड़ी बात है। 3500 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा और लगभग 150 दिनों में पूरा होगा। ये पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से और इसी खबर पर हम जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या, उनके पास चलते हैं। जिगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में न्यूज रूम लाइव में। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि भी गुजरात है और गुजरात में राहुल गांधी जो है आज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे इस यात्रा के बाद? समीकरण तो समय पे छोड़ देते हैं सुमित, लेकिन बात राहुल गांधी की चल रही है और आज वो आए हुए हैं। तो गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनकी एक उम्मीद भी थी कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता कोई तो आए, जब गुजरात में चुनावी माहौल बन चुका है और बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 महीने में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। ऐसा बोलिए कि हफ्ते में 2 बार तो कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर का दिग्गज नेता वो भारतीय जनता पार्टी का वो आता ही है गुजरात में। उनका चुनावी कार्यक्रम और चुनावी ब्यूगल उन्होंने फूंक दिया है। रही बात आम आदमी पार्टी की, उसके संयोजक और दिल्ली के जो सीएम है वो भी अरविंद केजरीवाल जी भी गुजरात में बहुत बार आ चुके हैं। अलग अलग उनके नेता भी आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया हो या राष्ट्रीय अलग अलग जो उनके नेता है वो भी आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात की जाए तो आपने अभी बोला कि वो लास्ट में मई में आए थे, 10 मई में, उसके बाद आज आ रहे हैं। सवाल वो है कि क्या कांग्रेस को चुनाव में खड़ा नहीं होना है या चुनाव के जो तौर तरीके रहते हैं वो पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों पिछले 4 महीने में कितनी बार लोगों के बीच उनके राष्ट्रीय नेता पहुंच चुके हैं। और राहुल गांधी की बात है तो वो आदिवासी सम्मेलन में दाहोद में आए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं। तकलीफ वहीं पे है कांग्रेस की और राहुल गांधी की भी कि
जहां जाना है, बार बार जाना है, हल्ला बोल वहां जाके करना है, वो हल्ला बोल वो वहां बैठ के करते हैं, दिल्ली में बैठ के करते हैं। इधर चुनावी माहौल बन चुका है, फिर भी राहुल गांधी या कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ पे दिखाई नहीं देते, सिवा कि अशोक गहलोत हो या रघु शर्मा हो। उनको तो जिम्मेदारी दे दी गई है ना गुजरात की, तो वो आएंगे, लेकिन राष्ट्रीय नेता कब आएंगे? आप आज की बात है, वह बूथ लेवल के कार्यकर्ता के साथ वो संवाद करेंगे। सवाल वो है कि बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है या सब नेता ही है। सवाल वो है कि कार्यकर्ता में जोश कैसे भरेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल तो पिछले 4-6 महीने में बाकी पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, जो अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंची थी पिछले 4 महीने तक, वो अभी पहुंच चुकी है। लेकिन कांग्रेस अभी कहां पे है, कैसे है, उसकी चुनावी रणनीति क्या है, कैसे वो चुनाव की बातें करेंगे लोगों के बीच में जाके। आप दर्शकों को हम बता दें कि गुजरात में मुख्य विपक्ष पार्टी आज के तौर पे विधानसभा में कांग्रेस है। क्या पिछले 27 साल के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और कोई राष्ट्रीय नेता गुजरात के मुद्दों को लेकर आया है पिछले 4-5-6 महीने में? नहीं आया है। उसके सामने आप देखिए, अभी नई नई आई हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, जैसे अभी माहौल ऐसा बना रही है कि वो विपक्ष की पार्टी है और हल्ला बोल कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस है अभी तो विपक्ष में, उसकी ज्यादा से ज्यादा मतलब कि कुछ वजूद कांग्रेस में है। मतलब पिछली बार 2017 की बात करें तो भाजपा को टक्कर दी थी और 100 के करीब, मतलब कि 75-80 तक उसकी सीटें पहुंच चुकी थी और 100 के करीब एक सीट बाकी थी भाजपा की, और वहीं पे रुका दिया गया। भाजपा को सत्ता में आने में मतलब दिक्कत हुई थी, वहां तक की टक्कर कांग्रेस ने दी थी, तो क्या इस बार टक्कर नहीं देनी है? तो ये सब बड़े सवाल है। आज भले वो रिवर फ्रंट में जाए या साबरमती आश्रम में जाए या भारत जोड़ो कार्यक्रम करे, अच्छी बात है, कांग्रेस को उभर कर आना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि कांग्रेस को क्या गुजरात में सत्ता में आना है? अगर आना है तो शोभित, ये 4 महीने का गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। बाकी सारी पार्टियों ने 4 महीने में बहुत सारा इंतजाम या बहुत सारा ग्राउंड लेवल बना के, एक सरफेस बना के तैयार कर चुके हैं। अब राहुल गांधी जी आके क्या करेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। आके क्या नई बात करेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। कल दिल्ली में हल्ला बोल किया बहुत सारे, केंद्र सरकार पे उन्होंने मतलब अपने जो संबोधन था उसमें बहुत सारी बातें की, लेकिन गुजरात के मुद्दे जो है वो गुजरात में आके पिछले 4 महीने में उठाने थे, वो निष्फल गए हैं। ऐसा मैं मतलब मैं तो मानता ही हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ के जो पत्रकार है वो देख रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है वो देख रहे हैं कि कांग्रेस को अभी उभर के आना है या कांग्रेस मजबूत है। देखो, गुजरात में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वजूद नहीं है, आज की तारीख में भी कांग्रेस का वजूद है। और पिछले 5 सालों में बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि जो भाजपा और शासन तंत्र के सामने उनको लाने थे, लेकिन कब लाए, कैसे लाए, उसका विश्लेषण तो बाद में करेंगे। पहले बात वो है कि आप अभी आए हैं, आज से क्या चुनावी बिगुल फूकेंगे? तो फूकेंगे तो आने वाले दिनों में कितने बार वो आप आपके साथ या आप अकेले कितने बार आएंगे? क्योंकि पिछले 4 महीने में बहुत सारी बातें हो चुकी है। सवाल वो है कि कांग्रेस को क्या इस बार जीतना है या सत्ता पे आना है? तो ये जो 4 महीने का गैप है वो बहुत बड़ा है। शोभित जी, बिल्कुल आपने बड़ी बात बताई। और जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है गुजरात के अंदर की भी हम बात करेंगे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और हर वो विपक्ष पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो गुजरात में बीजेपी की गढ़ को ढाने की भरकस कोशिश कर रही है। और उसका प्रमाण भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी जो है वहां पर अरविंद केजरीवाल का दौरा देखा गया, और उसके तुरंत बाद जो दिल्ली में महारैली थी हल्ला बोल कांग्रेस की, उस इतनी बड़ी रैली के बाद आज राहुल गांधी स्वयं जा रहे हैं गुजरात, और गुजरात वो पहुंच चुके हैं और लगातार पार्टी की जो धीमी गति है उसको तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी जो है शुभारंभ हो रहा है। इन सबको देखते हुए आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि 4 महीने में पार्टी
ने कोई भी सुध नहीं ली कांग्रेस गुजरात के अंदर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है सुस्त दिखे, लेकिन उसी को धार देने के लिए, उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं सीधे गुजरात में। आपको लगता है कि 4 महीने भूल गए थे और 4 महीने बाद फिर से ये आज गुजरात पहुंच रहे हैं? आपको लगता है कि ये 4 महीने का जो गैप है उसको वो भरने में कामयाब हो पाएंगे? कामयाब तो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो आज राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पे गुजरात में, और कल युवा कांग्रेस में का जो अध्यक्ष है विश्वनाथ वाघेला, उसने रेजिग्नेशन दे दिया है। आज बात वो आ रही है कि आज शायद सूत्रों के मुताबिक हम बात करें तो आज उनके फोटोग्राफ्स भाजपा के अध्यक्ष के साथ या अलग अलग नेताओं के साथ दिखने के लगे हैं सुबह से सोशल मीडिया में। तो शोभित ऐसी बात चली हुई है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कल अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया और शायद भाजपा में शामिल होंगे। अब देखो राहुल गांधी आ रहे हैं गुजरात में और यहाँ पे टूटती कांग्रेस नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है गुजरात के पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो। अब बात रही राहुल गांधी की, द्वारका में भी चिंतन शिविर के लिए वो आए थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें निकाल के एक मैनिफेस्टो जो आने वाले गुजरात के लिए हम ये करेंगे, हम सत्ता पे आएंगे तो वो करेंगे। उसके बाद वो आए 4 महीने पहले, उसके बाद 4 महीने के बाद आज आए। तो क्या गुजरात में आप चिंतन शिविर करने के बाद क्या गुजरात में आपको सत्ता पे नहीं आना है? अगर आना है तो अभी भी आपके पास 2-3 महीने और है, अभी भी देरी नहीं हुई है। गुजरात के कार्यकर्ता जो है उनके कांग्रेस के, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। जैसे बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन खड़ा हो चुका है सालों से, क्या कांग्रेस का है? उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो नई सही आई है अभी, तो मतलब उसके कुछ वजूद कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसने सबसे पहले क्या काम किया? बूथ लेवल या गांव-गांव तक पहुंचने का काम किया। कांग्रेस को तो वो जमीन बनी बनाई पिछले सालों से, मतलब सदियों से उसके पास है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं ये लोग? करना पड़ेगा अगर सत्ता में आना है। जी। तो ये तीसरी बड़ी खबर थी हमारी, राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा हुआ है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो है बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया है, और जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति फिर से एक बार बहुत गर्म हो चुकी है। इसी मुद्दे पर हम सीधे जोड़ेंगे, हमारे नेशनल एडिटर हैं मयूर जानी जी। सर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अभी हाल में ही कि एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है और इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है कि देखिए किस तरीके से शराब नीति में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और उसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से जनता के सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल करते तो बड़ी बड़ी बातें हैं और पीठ पीछे देखिए क्या हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन आ रहा है और इसके बाद में वीडियो में क्या कुछ नहीं हो रहा है। पैसे लेने की बात कही जा रही है और शराब नीति में जो है कहा जा रहा है कि इतने पैसे लेंगे, आपको जो मर्जी है वो आप करते रहिए। इस तरह की जो खबरें वीडियो के माध्यम से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक स्टिंग है जो कुलविंदर मारवा का स्टिंग है, जो आरोपी उनके पिता है। ये जो 7-8 आरोपी बड़े बनाए गए हैं उसमें से एक जो है इनके पिता है कुलविंदर मारवा। इन्होंने एक कोई गाड़ी में बैठे हैं और वो उनका स्टिंग हुआ है, ये ऐसा अभी प्रथम दृष्टि से लगता है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ 150 करोड़ से ऊपर के कमीशन दिए गए हैं, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको भी इन लोगों ने बोले गलती ये कर दी है कि ऐसी कंपनियों को जो ब्लैक लिस्टेड थी उनको आवंटन कर दिया, और बड़े 150 करोड़ से ऊपर और 150 करोड़ का भी कमीशन है। इसके अलावा एक और बड़ा कमीशन का भी उसमें जिक्र है। अब ये वीडियो जो है, अब ये जो मारवा कह रहे हैं, इस देखिए ये राजनीतिक घमासान है। अब एक चीज़ ये है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक चीज़ ये आ गई कि कोई एक छुपे हुए कैमरे में ये बोलता हुआ कैद हो गया कि यहाँ पैसे लेन देन हुई है और बहुत बड़ी लेन देन हुई है। अब ये इसका उपयोग जो है वो राजनीतिक उठापटक के लिए होगा। शोभित भाई, हमको नहीं मालूम है ना, आम आदमी मतलब एज ए जर्नलिस्ट हमको तो मालूम नहीं है कि इसका तथ्य क्या है, इसके पीछे क्या सचमुच ये सचमुच स्टिंग है कि नहीं है, और अगर है
तो फिर ये इसकी जांच जो है बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो मारवा जी हैं उनको भी जो है उनकी पूछताछ होनी चाहिए और सबूत जो है वो जुटाना चाहिए। तो वो एक जो है वो जुडिशियल और लीगल प्रोसेस है जो जांच के दायरे में बनती है, उसके बाद फिर कोर्ट की प्रक्रिया में वो पहुंचती है, उसके बाद फिर जुडिशियल कार्रवाई शुरू होती है। तो वो अब मुझे देखने में जो रुचि है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग तो घोषित ये जारी कर दिया, वायरल हो गया, इतना जल्दी वायरल हो रहा है कि पूछो मत। अब क्या इसको आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या कोई भी लीगल एक्शन इनिशिएट हो जाएगी क्या? अगर वो हो जाती है तो मुझे लगता है कि फिर ये स्टिंग में दम है। अगर नहीं होती और सिर्फ बयानबाजी होती रहती है तो फिर मुझे लगता है कि उस स्टिंग में दम नहीं है। तो स्टिंग की मजबूती और स्टिंग की सच्चाई का पता आपको तभी चल सकता है जब उस पर उसी को आधार बनाते हुए कोई लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया जाए। जब ये शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल ये समझ में आएगा कि इसमें दम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले वाली खबर बोल रहा था कि देखिए कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये भी एक ऐसा दावा है कि जो गले से अब हलक से नीचे उतरेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा ना शोभित, कुछ हुआ होगा तभी तो इतनी, मतलब जब धुआं तभी निकलता है कहीं थोड़ी बहुत आग लगती है कहीं, तो आग तो कहीं लगी हुई होगी और धुआं जो हम देख रहे हैं तो वो बिल्कुल होगा। पर ये स्टिंग में जो बोला जा रहा है उसको सच साबित करना मेरे ख्याल से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी बन जाएगा, बहुत ही जरूरी बन जाएगा। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण राजनीति है वहां पर, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ता हुआ चला जा रहा है और बीजेपी लगातार उसको लेकर काउंटर अटैक कर रही है, और इसके बाद एक के बाद चाहे वो मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड हो और इसके बाद का जो घटनाक्रम था वो सभी के सामने था, इसके बाद चाहे वो संजय सिंह का बयान हो, चाहे वो स्कूल को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर ऑफर कहा था कि आप बगल में जाते हैं, आप क्यों नहीं देखने आते हैं कि दिल्ली के स्कूलों का क्या हाल है, इसको लेकर भी राजनीतिक उठापटक सामने आई थी दोनों पार्टियों के बीच में। और अब ये तीसरा जो अभी कुछ ही देर पहले रिलीज हुआ है स्टिंग ऑपरेशन, और इसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये एक मौका है बीजेपी की तरफ से ही जिसमें वो आम आदमी पार्टी को हर उस कटघरे में खड़ा करना चाहती है जिसमें बीजेपी की मंशा है। वो चाहती है कि देखिए जनता से आप वादे तो करते हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं, और इसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन आता है और स्टिंग वीडियो निकलकर सामने आता है, और इसके बाद में दूध का दूध और पानी पानी की भी बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा। आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद में बीजेपी जो सिद्ध करना चाह रही है उसमें कहां हद तक कामयाब होगी? देखिए, परसेप्शन का सवाल है, ये परसेप्शन बिल्डिंग या परसेप्शन डिस्ट्रॉइंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज है ये। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार आदमी कहते हैं, अब ये इन्होंने आज शुरू कर दिया है कि कट्टर भ्रष्टाचारी है। तो अब ये परसेप्शन एक बनाना होता है, आपके को लेकर एक छवि घड़ने की बात होती है। वो छवि अच्छी है बुरी है, वो ये इस तरह की जब जो प्रवृत्तियां हैं वो तय करती है। क्योंकि आज अब कमनसीबी है, ये बिल्कुल पर है, मानना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया है उस पर जो चीज़ें वायरल होती है उसकी तह तक जाना, उसको वो कितना सच है कितना नहीं है ये समझना बहुत कम लोग प्रयास करते हैं इस चीज़ का, और जैसे आया वैसे फॉरवर्ड करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है आसपास में अपने जहाँ कार्य क्षेत्र में या कहीं बाहर निकले हो तो चर्चाएं होती है। अब ये मान लिया जाता है कि जिसमें जो चल रहा है वो सब सही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बीजेपी के लिए भी हुई है कि कुछ मोदी जी के कुछ आप पता होगा बहुत सारे ऐसे वीडियोस चलते हैं, उसके आगे पीछे का जो अनुसंधान है, जो एक कंटेक्स्ट है वो नहीं होता उसमें। ठीक है, राहुल गांधी के लिए भी ये होता है, जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं तो उनके लिए उस तरह के ऐसे एडिटेड वर्जन चलते हैं जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन खड़ा करते हैं और परसेप्शन को डैमेज करते हैं। तो छवि जो है आपकी कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ये जो स्टिंग अभी रिलीज हुआ है, वो स्टिंग के रिलीज होने से एक बात तो तय है कि इस बात की चर्चा बिल्कुल अब देश में शुरू हो गई है कि केजरीवाल जितना अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ और प्रामाणिक ईमानदार बताते हैं, क्या वो है? ये स्टिंग वो काम करेगा। तो उनके लिए जो छवि मन में बनी हुई है, अब उसमें इससे दो चीजें और होती है। जैसे मोदी जी के लिए हुआ है ये, मोदी जी को हमेशा जो है वो माइनॉरिटीज का विरोधी राजनेता के तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया। गुजरात दंगों को हमेशा उनके सामने रख के उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई। इससे मोदी जी को फायदा क्या हुआ? मोदी जी के समर्थक और मोदी जी के विरोधियों के बीच की भेद रेखा जो है बड़ी स्पष्ट हो गई।
तो मोदी जी को फायदा ये हो गया कि भाई जो लोग मेरे साथ है वो मेरे साथ है, और मैं जैसा मेरा परसेप्शन मीडिया बना रहा है उस परसेप्शन को भी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो अब ये केजरीवाल के लिए भी हो सकता है कि भाई जो उनके घोर समर्थक है तो कहेंगे कि नहीं ये तो बीजेपी है, इसकी चाल है, ये करेगा, वो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी केजरीवाल ऐसे है नहीं। ये मानने वाले लोग जो हैं वो और चुस्त हो जाएंगे मानने को लेकर, और जो उनके विरोधी हैं इसको अब इसी को जो हथियार बना के कहेंगे कि यार कहाँ, या ये थोड़ी ईमानदार लोग हैं, ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो वो भेद रेखा बड़ी स्पष्ट होती जाएगी, और अब उसमें समर्थकों की संख्या कितनी जुटा पाते हैं केजरीवाल, ये उनका आने वाला जो पॉलिटिकल दांवपेच जो भी होगा उन पर वो असर करेगा। तो इनके लिए एक बड़ी एक डिसाइडिंग मोमेंट आज उनके लिए पैदा हो गई है, खड़ी हो गई है। इसका अब हर देखिए, दूसरी बात यह है कि केजरीवाल को भी उसी तरह जाना जाता है जिस तरह मोदी जी को हम जानते हैं कि जो भी उनके लिए आपत्तिजनक स्थिति पैदा होती है जब भी, वो उसको अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो सफल हो चुके हैं। केजरीवाल के लिए भी ये कहा जाता है, जब भी सीबीआई की जैसे भी रेड हो गई तो उसको भी उसने अपने पॉजिटिव नैरेटिव में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कैसे करते हैं ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा शोभित भाई। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती आई है, मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी की रेड हुई, सीबीआई ने छापे मारे, और मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने गुजरात दौरे में इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा, इसको स्वीकार किया कि जनता ये देखे कि सीबीआई की रेड तो हुई, ईडी ने अपना काम तो किया, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं, उनके हाथ खाली हैं। और इस बात की पुष्टि करता है कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। और इसको लेकर ही अभी आज जो है एक आम आदमी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं उनके वरिष्ठ प्रवक्ता है संजय सिंह एक मुहिम भी शुरू करने जा रहे हैं कि वो जाएंगे यूपी, और यूपी के जो सरकारी स्कूल हैं उसकी जो रूपरेखा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो कितने आगे बढ़े, कितने नीचे रहे, क्या वहाँ पे मिड डे मील चल रहा है वो किस स्तर का है, इसको लेकर भी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यूपी में जाऊंगा, क्योंकि यूपी के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि हम जाएंगे और सरकारी स्कूलों का जायजा लेंगे, तब हम कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ कितने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार आई तो हमने ये बदल दिया वो बदल दिया, लेकिन जमीनी हकीकत उन स्कूलों की भी कितनी है। तो इसको लेकर भी संजय सिंह अब यूपी का रुख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक के बाद एक राज्य में, बहुत वायरल किया गया पिछले 2-3 दिनों में, आप सबने देखा होगा। यूपी के किसी इलाके का है, नाम भूल गया उस इलाके का भी, वहाँ मिड डे मील जो परोसा जाता है बच्चों को, तो वो जो महिला थी जो खाना पकाती हैं उनका भी इंटरव्यू कोई कर रहा था, और किसी लोकल आदमी ने किया था, मतलब कोई चैनल नहीं पहुंचा था वहाँ पे। ये हो सकता है किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वो बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हमको तो चावल तो मिल रहे हैं लेकिन दाल नहीं है। जो मिड डे मील का पूरा मेनू है उसमें से वो पूछा जाता है कि भैया तुमको केला मिलता है क्या, तुमको दूध मिलता है क्या, तुमको दाल मिलती है, सब्जी मिलती है क्या, तो कह रहे हैं कि नहीं हमको तो ये चावल मिले, अब चावल कैसे खाएंगे इसको। तो जो खाना पकाने वाली महिला है उसको भी पूछा जाता है, तो कहती है कि इतना तो छोटा सा बजट है तो मैं क्या इसमें लाऊं, क्या खिलाऊं। तो उसको लेकर, उस वीडियो को लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें और आरोप प्रत्यारोप पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पर तो चल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रयास है कि यूपी में स्कूल की जो स्थिति है और जहाँ मिड डे मील परोसा जाता है, तो वो अब वो सिर्फ फोकस था मिड डे मील पर। अभी अब स्कूल का ढांचा कैसा है, ठीक है, मजबूत है कि नहीं, पढ़ने लिखने की सुविधा क्या है, शिक्षक क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी आएगी। गुजरात को लेकर भी जो है पिछले एक महीने पहले बहुत सारी चीज़, जब मनीष सिसोदिया आए थे वहाँ पे और उन्होंने वो जीतू वाघानी के मत क्षेत्र के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का दौरा किया, तो उसके बाद ये सब चीज़ें आई कि भाई इतने कमरे कम हैं, 719 से ज़्यादा कमरे कम हैं, ठीक है, कितने हजार शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उनके पद रिक्त हैं, ठीक है, और बहुत सारे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी स्कूलों में अब तक नहीं पहुंची है। तो ये सब चीज़ें फिर उस समय सामने सबके आई थी। अब हो सकता है ये चीज़ अब यूपी में भी हो जाए, क्योंकि इनको काउंटर तो करना पड़ेगा ना। देखिए इन्होंने जो अपना कुछ एक मॉडल बनाया है, बीच में आप देखेंगे कि एक और ट्विटर पे चला था कि देखिए ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने स्कूल की सरकारी स्कूलों की परिस्थिति और स्थिति बहुत अच्छी बना दी। किसी स्कूल का था कि देखो यार इसकी क्या खराब हालत है। तो फिर वहीं आम आदमी पार्टी वाले लोग गए और कहा कि ये तो हमारे कंट्रोल, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, ये तो ये एमसीडी के है, कार्यक्षेत्र में पड़ता है। तो बोले ये
आरोप प्रत्यारोप और फैक्ट चेकिंग जो है अब चलता रहेगा और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी बात जो है रखती जाएगी। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर लोग ये मानना शुरू कर दें कि नहीं यार केजरीवाल पे जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है क्योंकि आदमी बिल्कुल सही है, सच है, और उसको दागदार बनाने की जबरन कोशिश की जा रही है, अगर लोग ये मानना शुरू कर देंगे तो केजरीवाल की किस्मत खुल जाएगी। और अगर लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि नहीं यार ये तो बहुत गलत आदमी है, तो ये तो चोला पहन के बैठा हुआ है ईमानदारी का, लेकिन है नहीं, अगर ये मानना शुरू कर देंगे लोग तो केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। वर्तमान परिवेश को देखते हुए आम आदमी पार्टी उससे एक कदम आगे निकलना चाहती है। आम आदमी पार्टी की भी मंशा ये है कि मुख्य विपक्षी और बड़ी पार्टी जिस कदी से वो बढ़, आम आदमी पार्टी को तो भैया अगले चुनाव में सरकार बनानी है, सरकार उनको विपक्ष में नहीं बैठना है। नहीं, विपक्ष नहीं, लेकिन वो उनकी मंशा अरविंद केजरीवाल ही चाहते हैं कि हमें भी इस तौर पे देखा जाए कि आने वाले समय पे हम एक बड़ी पार्टी विपक्ष के चेहरे के रूप में बन के निकले, और उसको उन्होंने करने के लिए जो है लगातार भाजपा उसको रोकने का भी प्रयास कर रही है। फोकस इस समय देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको घेर रहे हैं, कांग्रेस को वो उसकी हालिया पे छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अंतरकलह से परेशान है। और ये अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कांग्रेस में अभी उन्हें खतरा नहीं दिख रहा है, उन्हें खतरा दिख रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी भी खतरा दिख रहा है, मैं बताऊं आपको, यह मैं इसलिए करता हूं, कांग्रेस को वो तब तक खतरे के चिन्ह के रूप में देखेंगे जब तक कांग्रेस पूरी डिसमेंटल ना हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है शोभित भाई, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें 3 बार विभाजन हुए हैं, फिर भी वो अपने आप को मजबूत रख पाई थी, और अभी वो बहुत वीक है। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो अभी तक देश में खत्म नहीं हुई है, जो मतदाताओं के मन में स्थिर है। कांग्रेस तभी खत्म हो जाएगी जब मतदाताओं के मन से कांग्रेस जो है उसकी विचारधारा निकल जाएगी। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? सेकुलर विचारधारा है, पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की, माइनॉरिटी के उत्थान की विचारधारा है, ठीक है। और इसको जड़ से नाबूद करने की कोशिश जो है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही। गुजरात में भी हमने सालों तक देखा, अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं कि उससे अगर जब तक वो निजात नहीं पाते हैं तब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी। और अगर कांग्रेस खत्म ना हुई तो इनके लिए, क्योंकि ये जानते भी हैं बिल्कुल कि अगर लोगों ने फिर से ऊब के, कोई नेतृत्व तो नहीं है सुनिए, लेकिन अगर लोग इनकी नीतियों से परेशान हुए तो उनके लिए कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पक्ष है। तो वो जो उनकी पहचान है, उस पहचान को जब तक वो पूरी तरह से मिटा नहीं पाते हैं तब तक वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस कहीं और शिफ्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आम आदमी पार्टी को भी बहुत बड़ा खतरा नहीं मानते, उसको भी बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल साथ में रख के वो मान रहे हैं। तो एक बॉक्स है जो टिक हुआ है वो कांग्रेस का है, अब दूसरा बॉक्स लगा है वहां पे, वो है आम आदमी पार्टी, जिसको उन लोगों ने टिक कर दिया है। तो कांग्रेस के साथ साथ इसको भी ये खतरा मान रहे हैं। कांग्रेस को उनको पूरी तरह से खत्म करना है और आम आदमी पार्टी को बड़ा होने से पहले ही उनको अपनी जगह दिखाते हुए रोक देना है। ये भारतीय जनता पार्टी अभी कोशिश में लगी हुई है जी। सत्येंद्र जैन के ऊपर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जेल में वो अपनी कह सकते हैं सजाई काट रहा है। उन्होंने फिर ये भी कहा, हाँ, जेल के अंदर का मतलब यही है कि फिर अपने आप को वो जेल के अंदर है वो बाहरी वातावरण से पूरी तरीके से कटे हुए हैं, ठीक है। याददाश्त चली गई, हाँ, उनकी याददाश्त भी चली गई है, ये भी एक बहुत बड़ा, इस पे भी बहुत तंज कसा। और इसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन आज निकल कर आ रहा है। भ्रष्टाचार, जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिल्ली के अंदर जो है वो ये दिखाना चाहती है कि सबसे बड़ी अगर भ्रष्टाचार की पार्टी है। हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने कांग्रेस के भी टाइम में लगाया था और 2G कोलगेट घोटालों का जिक्र किया था। वो भ्रष्टाचार पे जांच चल रही है और आज भी उसका निष्कर्ष अभी तक कुछ साबित हो गया ना, वो तो नहीं है, नहीं है वो, बिल्कुल उस पर कुछ नहीं निकला, साबित नहीं हुआ, बिल्कुल उस पर कुछ नहीं निकला। लेकिन आम आदमी पार्टी पे भी अब उसी नीति पे वो काम कर रही है कि पूरी तरह से ये सिद्ध करना चाहती है कि भ्रष्टाचार की पार्टी है। चाहे वो सत्येंद्र जैन परिवहन विभाग ले लीजिए दिल्ली का, उसमें घोटाले का जिक्र था, स्कूलों के घोटाले का जिक्र, जिस मॉडल को केजरीवाल ने उठाने की कोशिश की कि हम इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, और भाजपा ने उसी मॉडल पर भ्रष्टाचार की मोहर लगा दी कि ये भ्रष्टाचार है। आपको लगता है कि क्या जो एक नई पार्टी है वो शुरुआत कर रही है और जिस तरीके के आरोप दिन ब दिन लगते हुए चले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, आपको लगता है कि ये विश्वास और ये आरोप कितने सच हो सकते हैं? क्योंकि लगातार इस पे भी जांच चल रही और अभी कहीं कुछ साबित होता हुआ नहीं दिख रहा। जांच पे जांच चल रही है पर रिजल्ट अभी कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि इसका जो आरोपों का असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव जो गुजरात में है उसमें भी देखने को मिलेगा? असर तो देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल तय है। अब
मैंने जैसे अभी कह रहा था मैं कि अब वो उनके पक्ष में दिखेगा या उनके विरुद्ध में दिखेगा, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा शोभित जी। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, ध्रुवीकरण पॉजिटिव भी हो सकता है, ध्रुवीकरण नेगेटिव भी हो सकता है वोट्स का, मतों का। तो वो इनके लिए कैसे काम करता है और इसका काउंटर कैसे वो कर रहे हैं, अभी देखने को मिलेगा, काउंटर में उतर आएंगी। तो वो कैसे करते हैं, कैसे हैंडल कर पाते हैं और इसको फिर से जो उनके लिए आपत्तिजनक आपत्तिजनक स्थिति जो पैदा हुई है उसको अवसर की स्थिति में कैसे वो मोड़ पाते हैं, बदल पाते हैं, ये अब आज पूरे दिन के घटनाक्रम को हम देखेंगे, नज़दीक से देखेंगे और हम दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे कि ये जो हमारे जितने भी बुलेटिन भी जाएंगे तो हम ये इस पर बात करते रहेंगे। तो ये फॉलोअप हमारा बिल्कुल जारी रहेगा। दिन भर के अंत में ये इनका आज का काउंटर, क्योंकि आज सही तरह से जवाब देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो आज चूक जाते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ी मुश्किल जो है आने वाले दिनों में पड़ सकती है। ये अभी आज की स्थिति में इस मोमेंट पे हमको जो लग रहा है वो ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने जाना कि जिस तरह से देश में कुछ बड़ी खबरें हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन पर हमने बात रखी, बेबाकी से बात रखी। आप तक हर चीज़ पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि हम हैं राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र से जुड़ी खबरें उठाना हमारा फर्ज ही है। हमारी अन्य खबरों को भी आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारा www.kalamkartavya.com, ये हमारी वेबसाइट, उस पर आप जाइए, आपको अन्य खबरें भी मिलेगी। दिन की जो बड़ी खबरें हैं उस पर भी हम लगातार उस वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप खबरों से रूबरू हो सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में हमारे साथ इतना ही। कल फिर 12 से 1 बजे के बीच में आपसे मुलाकात होगी न्यूज़ रूम लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार।